हो गई लाइव। हेलो। 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 नमस्कार दोस्तों। वीएस एजुकेशन और आरएम सिविल सर्विसेज एकेडमी भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में हम मेंस का जो पेपर 6 है उसमें प्रारूप लेखन की आज क्लासेस देखने वाले हैं। हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि कुछ पेपर्स जो पहले आए हुए हैं और जो शासकीय पत्रों को लेकर के जो मेंस में पेपर पूछे जाते हैं, जो 25 नंबर का क्वेश्चन है निबंध के जस्ट बाद में जो आता है, हम उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाएं और इस सेशन को लेकर के आपके जो भी सवाल होंगे वो सब हम आपको दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं जो भी आपको आपके इश्यूज होंगे। ठीक है। हम्म, देखिए, प्रारूप लेखन में मुख्य तौर पर देखा जाए तो दो तरीके के पत्रों को वर्गीकृत किया गया है। जो पहला वर्गीकरण आप देख रहे हैं वो है शासकीय पत्रों का। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। हालांकि एक दूसरा वर्ग भी है जिसमें अर्ध शासकीय पत्र भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में कुछ अंतर है बेसिक सा। हम आज की क्लास में मेनली इनके अंदर डिस्कस नहीं करने वाले कि क्या कुछ है। इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो स्टूडेंट्स को होती है, जो मेंस देने वाले लोग हैं, उनको ये समझ में बात नहीं आती कि इसकी ड्राफ्टिंग हम कैसे करें। तो मैं कुछ ओरिजिनल ड्राफ्ट्स जो कि रियल ड्राफ्ट्स मध्य प्रदेश शासन के ही द्वारा जारी किए गए जो पत्र हैं, जो अभी हाल ही में जारी किए गए वर्ष 2023-24 में जारी किए गए हैं, है ना, जो लिटरली जारी हुए हैं, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आप जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारी किताबों में सभी में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो मैं लिटरल पेपर जो है वो ये मैं पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम पे। आप आरएम पब्लिकेशन की जो प्रारूप लेखन की बुक आती है आप उसको परचेस कर सकते हैं। उसमें आपको हर एक टॉपिक पर आपको कम से कम 3 से 4 ड्राफ्ट बना करके दिखाए गए हैं। उस पर हम उस पर भी एक बार चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो शासकीय पत्रों की संख्या ज़्यादा होती है। इसमें कई तरीके के प्रश्न है ना, शासकीय आदेश कैसे जारी होते हैं, परिपत्र क्या होता है, सर्कुलर जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, और अनुस्मारक है, रिमाइंडर जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, प्रतिवेदन है, रिपोर्ट्स जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। अर्थशास्त्र के पत्र तो एक सामान्य दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं उस पर
और आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि इसकी शुरुआत अगर हम अपने बड़े व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं तो हम आदरणीय, सम्माननीय, ऐसे तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं उसका भी एक सैंपल आपको दिखाऊंगा अभी आज की क्लास में ही। हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको शुरू करते हैं। शासकीय पत्रों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम वहाँ से एक एक करके आपको पहले लेटर्स दिखा देते हैं। लेटर्स दिखाने के बाद मैं वापस से आऊँगा इस पर और फिर मैं आपको एक बार इसको पूरा डिस्कस करके दिखाऊंगा। देखिए, ये एक पत्र है जो मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसकी डेट है 24 जनवरी 2008। ठीक है, ये पत्र मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में ये एक सर्कुलर की तरह जारी हुआ है। ये एक परिपत्र है। ठीक है, ये जो पत्र मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये एक परिपत्र है। परिपत्र, सर्कुलर का कहने का क्या मतलब होता है? जो सर्वोच्च कार्यालय के द्वारा, शासकीय जो कार्यालय होते हैं, सर्वोच्च कार्यालय के द्वारा जो है वो समस्त विभागों को या समस्त संबंधित जो विभाग होते हैं उनको जारी किया जाता है। और उसमें कुछ ऐसे आदेश या कुछ उसमें निर्देश लिखे होते हैं जो सभी पर लागू होने हैं, कोई भी उससे बच नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो पत्र आप देख रहे हैं ये पत्र जारी हुआ है वित्त विभाग की तरफ से, और वित्त विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश जो राज्य है वहाँ पे जो सिविल सेवक हैं उनको समयमान वेतनमान जो है वो मिलना चाहिए। टाइम स्केल पे लिखा हुआ है। हो सकता है कि वीडियो में आपको एक कम दिखाई दे रहा हो, हम टेलीग्राम पे पोस्ट करेंगे, इसको अपने सामने रखिए और उसके बाद फिर इस सेशन को समझते जाइए। देखिए, सबसे ऊपर तो विभाग का नाम लिखा हुआ है बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ। उम्मीद है कि अब आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल। ठीक है, कोई भी शासकीय पत्र जो आप देख रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग आप ध्यान रखिएगा कि जब परीक्षा में आपसे 25 नंबर में जब ये दो लेटर आपसे पूछे जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर, आप पत्र के अंदर क्या लिखेंगे वो तो एक पॉइंट है ही, लेकिन आपको इसकी ड्राफ्टिंग के, कि आपको ये पता है ना कि कहाँ पर क्या चीज़ लिखी जाती है, इसके भी नंबर मिलते हैं। बीचों बीच विभाग का नाम। ठीक है, यहाँ दिनांक लिखी हुई है, यहाँ पर क्रमांक लिखा हुआ है पत्रों का, ये सब अभी आप अवेयर है इससे। फिर देखिए जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है प्रति, और प्रति करके लिखा हुआ है शासन के समस्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन। ठीक है ना, मध्य प्रदेश जो राज्य है वहां पर शासन के जो समस्त विभाग प्रमुख हैं, सभी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको ये सूचित किया जा रहा है, क्योंकि वित्त विभाग ही सैलरी, वेतन या आर्थिक या वित्तीय विषयों के बारे में निर्णय लेता है, और ये पत्र जो है वो वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का है। ठीक है ना, उस मंत्रालय से जारी हो रहा है ये पत्र। में विषय में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराने के लिए समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, और ये तो हो गया विषय। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है संदर्भ। संदर्भ का मतलब हुआ क्या इस विषय पर कभी कोई पत्राचार हुआ है क्या, कभी कोई कभी किसी ने हाई कोर्ट में कोई रिट लगा दी थी क्या, या कभी किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत की थी क्या, किसी व्यक्ति की कभी कोई कंप्लेन थी क्या, कभी किसी का आवेदन था, कोई रिक्वेस्ट थी, कोई अनुरोध था, अगर था तो ये उसी संदर्भ में है। यहाँ पर चूंकि इस पत्र के जारी होने से ठीक पहले सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश जो है उसने एक पत्र और निकाला था, वो भी परिपत्र था। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक फला एंड फला लिखा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। वो संदर्भ दे रहा है, संदर्भ दे रहा है कि ये जो पहले लेटर निकला था हम उसी में स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि फला फला विषय पर ये निर्णय लिए गए हैं और आपको इसको फॉलो करना है। अब इस पूरे शासकीय पत्र को आप पढ़ेंगे तो इसमें कई बिंदुओं में वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने, है ना, ये नीतिगत निर्णय लेते हुए एक आदेश जारी किया है। तो आप देखिए जैसे इसमें पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे देखिए काफ़ी सारे डले हुए हैं। ठीक है, 5 पॉइंट, मतलब ये किसको किसको दिया जाएगा ये सारी डिटेल वहाँ पे दी हुई है। फिर उसके बाद देखिए ये लगभग 12 पॉइंट का है, ये लगभग 12 पॉइंट का ये लेटर। ठीक है, और उसके बाद अपन देखते हैं कि ये किसके साइन से जारी हुआ है।
लिखिए, टोटल इसमें 17 पॉइंट हैं, 17 बिंदुओं पर इस पर आदेश जारी हुआ है। और ये पत्र देखिए किसके साइन से जारी हुआ। पत्र जारी हुआ है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से और आदेशानुसार एपी श्रीवास्तव सर का है। ये सचिव थे मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग में, और डेट डली हुई है उसी डेट का। ठीक है, ये एक परिपत्र है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, परिपत्र की एक खासियत होती है कि जब वरिष्ठ अधिकारी उसको साइन कर देता है, और चूंकि ये पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा और इसके साथ में बहुत सारे संलग्नक लगे होंगे। संलग्नक मेरे हिसाब से आप लोग जानते होंगे, ऐसे पत्राचार या ऐसी चीज़ें जो कि उस पत्र से संबंधित है। तो जब बहुत सारा डेटा उसके साथ में, उस लेटर के साथ में जाता है, ये लेटर कवरिंग लेटर हो जाता है जिसमें मुख्य आदेश दिया गया है। उसके साथ में अन्य जो संदर्भित पत्र जाते हैं, उसमें उस वरिष्ठ अधिकारी से जो थोड़ा सा छोटी रैंक का ऑफिसर है, वो फिर उस पर बाकी पे साइन करता है। तो इस पत्र में आप देखेंगे यहाँ पर एपी श्रीवास्तव सर के साइन हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पीसी वर्मा जी के, है ना, एपी श्रीवास्तव साहब जो हैं वो सेक्रेटरी हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर थे वो, उस समय पर वित्त विभाग के सचिव थे। उनके साइन से आदेश जारी हुआ। ये पृष्ठांकन है, आप सभी जानते होंगे, आपके शासकीय पत्र में एक शब्द और लिखा हुआ है, पृष्ठांकन, है ना, एंडोर्समेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। पृष्ठांकन का मतलब है कि किन किन लोगों को ये पत्र जाएगा। ठीक है, और क्या उसके साथ में नियमावली भी जोड़ करके जाएगी? हाँ बिल्कुल जाएगी। ठीक है, जो भी आवश्यक होगी। ये देखिए, इसमें 6 लोगों को लिखा गया है जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको जाएगा। चूंकि वित्त विभाग का सर्कुलर है, सबसे पहले किसको जाएगा? जीएडी को जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन को जाएगा। सेकंड नंबर पर किसको गया? महालेखाकार। ठीक है, लेखा एवं हकदारी मध्य प्रदेश शासन ग्वालियर, आपको पता है ये ऑफिस महालेखाकार का जो है वो ग्वालियर में है। आयुक्त कोष एवं लेखा, है ना, मध्य प्रदेश में जो कमिश्नर हैं, जो ट्रेजरी और अकाउंटिंग देखते हैं पूरे मध्य प्रदेश का, जहाँ पर बजट, जहाँ पर राशि रखी जाती है, उनको सूचित किया गया है। संचालक पेंशन को सूचित किया गया है। फिर समस्त विभाग के अध्यक्षों को सूचित किया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक यानी ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस, कोष, लेखा और पेंशन को किया गया है मध्य प्रदेश शासन, है ना। और इसके नीचे लिखा हुआ है इन सभी को सूचनार्थ, यानी आप सभी को सूचना दी जाती है। और उसी के साथ में एक शब्द और लिखा हुआ है, आवश्यक कार्यवाही हेतु, है ना, कि मतलब आप अगर इसको एग्जीक्यूट करने वाली अथॉरिटी हैं, आप इसको लागू करने वाले व्यक्ति हैं, तो इसको लागू भी करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हुआ। और देखिए यहाँ नीचे जो साइन है वो पीसी वर्मा साहब के हैं, जो उस समय पर उप सचिव थे, है ना। एपी श्रीवास्तव साहब ने इसको साइन किया है, और यहाँ पर ये, ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसके नीचे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं उसको देख लेते हैं। ये देखिए, है ना, मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने की योजना अंतर्गत दे उच्चतर वेतनमान। अब ये चूंकि संलग्नक है, ये विभाग के आदेश हैं, वित्त विभाग के, और उस पर अन्य अन्य अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। ऐसा एक ही नहीं, ऐसे और भी पत्र हैं, ये देखिए। अच्छा, सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं इसके बाकी के हिस्से को हमने हटा दिया है, सिर्फ ये ध्यान देने के लिए कि आप एक लेटर से शायद आप समझ पाएंगे। तो ये वास्तविक, ये जो रियल लेटर्स हैं वो जारी किए गए हैं। इनको अपने पास में रखिए, इनको ध्यान रखिए कि ऐसे ही ये जारी किए जाते हैं। ठीक है, एक वरिष्ठ अधिकारी जो है या सर्वोच्च अधिकारी जो है वो उसको पत्र को जारी करता है। उसका उससे नीचे, है ना, कनिष्ठ नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये मान के चलिए कि, हाँ संजय, ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। निबंध की जो बुक है उसी के साथ में आपको प्रारूप लेखन वाली बुक मिल जाएगी। ठीक है, अ, जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये बुक कैसे मिलेगी, फ्लिपकार्ट पे जो निबंध की किताब है आरंभ की, उसी के साथ में आपको प्रारूप लेखन भी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है ना, उसी किताब में है, आपको अलग से बुक को नहीं खरीदना है। एक ही बुक में आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी। निबंध का जो हमने 60-70 निबंध लिख करके आपको बताए हैं वो भी आपको मिल जाएगा, और फिर उसी पे प्रारूप लेखन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रियल लेटर है, गुमराह बिल्कुल नहीं होना है। कोई भी आपसे बात करे तो सीधे लेटर दिखाइए कि ऐसा होता है। ठीक है ना, और खुद भी गलती मत लिखिए। अभी जो 11 मार्च का जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो लिटरल उनके सामने ही रखा हुआ है। ठीक है,
क्योंकि अब तो जो पेपर आ रहा है उसमें आपको सीधे ये कहा जाता है कि स्वयं को अवर सचिव या स्वयं को सचिव वित्त विभाग मानते हुए मध्य प्रदेश शासन के अधीन कार्यरत सिविल सेवकों के लिए समयमान वेतनमान जो है उसके लिए एक आदेश जारी करने का प्रारूप लिखिए, ठीक है, या परिपत्र का एक प्रारूप लिखने का प्रारूप लिखिए आप वहाँ पर। तो ये पत्र आपके सामने है, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसमें नियमावली थोड़ी सी ध्यान रखिए क्या क्या लिखा जाता है वहाँ पर, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि हर एक पॉइंट के आप मध्य प्रदेश शासन बीच में कैसे लिखते हैं, विभाग का नाम कैसे लिखते हैं, दिनांक कैसे लिखते हैं, प्रति कहाँ लिखते हैं, क्रमांक कहाँ लिखते हैं, पृष्ठांकन में कैसे प्रतिलिपि लिखते हैं, किन किन लोगों को आप पत्र लिखते हैं, और साइन के लिए आप क्या क्या लिखते हैं, अनुच्छेद जो मेन का कॉलम होता है जिसमें हम मुख्य विषयों को लिखते हैं, हर एक कॉलम को लिखने के अलग अलग नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी होगी तो उसके लिए नंबर अलग मिलते हैं। बाकी फिर आप पत्र कितने अच्छी भाषा में लिख लेते हैं वो एक अलग विषय है। आपकी भाषा का एक मानकीकरण जो है उसके भी नंबर मिलते हैं। एक पत्र आपको और दिखाते हैं। अब जो पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कार्यालयीन आदेश है। कार्यालयीन आदेश का मतलब ये हुआ कि एक कार्यालय सर्वोच्च जो अधिकारी है वहाँ पर वो अपने विभाग के समस्त अधिकारी पदाधिकारी या जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उनको ध्यान में रखते हुए किसी कार्य के दृष्टिगत कोई मान लीजिए कि प्रोग्राम होना है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं या चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं या कोई सम्मानीय पद के व्यक्ति आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं और कोई कार्यक्रम होना है, तो उस कार्यक्रम में हम लोगों को किस किस तरीके से नियोजित करेंगे और उनका क्या क्या काम रहेगा, कोई एक आदेश मान लेते हैं किस तरीके का है, तो वो आदेश कैसे जारी होता है मैं उसका भी एक प्रारूप आपको दिखाता हूँ। सरकारी प्रारूप है ना, इसमें कोई काल्पनिक वाली कोई बात नहीं है। देखिए देखिए ये पत्र है, आदेश ही लिखा हुआ है। इस पत्र के सेंटर पॉइंट पर आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है आदेश। ये ऊपर विभाग का नाम लिखा हुआ है, यहाँ क्रमांक डला हुआ है, ये दिनांक डला हुआ है और यहाँ से कहानी शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये आदेश अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है जिसमें अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी या जो भी अधिकारी लोग हैं उनकी एक ड्यूटी लगाई गई है और विभाग के जो कमिश्नर हैं उन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि फला एक जगह पर एक कोई कार्यक्रम आवंटित किया गया है, कोई कार्यक्रम जो है उसको प्लान किया गया है कि वहाँ पर इस दिनांक को होना है और सूची में दिए गए अधिकारी अपने नाम के आगे दिए गए स्थान पर पहुंचकर उस कार्यक्रम को संपन्न करें, ठीक है। ये जानकारी उस पर लिखी हुई है। ये देखिए यहाँ पर संभाग का नाम लिखा है, ये अधिकारियों का नाम लिखा है, ये पदनाम लिखा हुआ है कि वो हैं क्या, उनका मूल पद क्या है और उनको कौन सा जिला दिया गया है जहाँ जा करके वो अपना दायित्व संभालेंगे, ठीक है ना। उस पूरे कार्यक्रम को सही तरीके से सुचारू तरीके से संचालित करने का काम सभी को दिया गया है, सभी अपने दिए गए काम के आगे जा करके उसको संपन्न करेंगे, ठीक है। ये देखिए एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। अगले पेज पर भी ये डली हुई है ना। ये देखिए अगले पेज पर भी डली हुई है और इसके बाद जो विभागीय कमिश्नर हैं उनके साइन से, ठीक है ना, ये पत्र जारी हुआ है, ओके। अब देखिए जब विभागीय पत्र जब जारी हुआ है तो दोनों जगह पर उन्हीं के साइन हैं, ये परिपत्र नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके का ऐसा आदेश नहीं है, ये कार्यालयीन आदेश है, इसलिए ये दोनों जगह पर एक ही व्यक्ति के साइन हैं, ठीक है। प्रतिलिपि पृष्ठांकन जिसको हम कहते हैं वो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल छोटा सा संलग्न है वहाँ पर, क्योंकि ये महज एक विभाग की तरफ से जारी किया गया है इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा संबंधित लोग नहीं होंगे, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, विभाग के ही जो वरिष्ठ और नीचे के जो लोग होंगे उनको सूचित किया गया है। तो ये एक पत्र का प्रारूप है, इसको कार्यालयीन आदेश कहा गया है, ठीक है। अब एक एक पत्र और देख लेते हैं। देखिए ये उद्योग विभाग की तरफ से आयुक्त जो उद्योग विभाग हैं कमिश्नर जो हैं उन्होंने ये पत्र जारी किया है, समस्त कलेक्टर को है, इसलिए इसकी भी भूमिका लगभग लगभग परिपत्र जैसी है, ठीक है। क्योंकि अगर प्रति समस्त कलेक्टर चला गया इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार के समस्त लोग जो हैं। संजय पत्र बहुत छोटा है, एक बार पत्र नहीं दिखाई दे रहा है,
या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो लिटरेचर उसमें लिखा हुआ है उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगा, बल्कि टेलीग्राम पे मैं शेयर ही कर दे रहा हूँ क्लास के चलते हुए। चलिए, ये मैंने सारे लेटर्स जो हैं वो आपको शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम पर। आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। आरंभ और अपना जो वीएस वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर हो गया है, ऑनलाइन वाला जो बैच आप देख रहे हैं उसमें, ठीक है। ये पत्र भी उसी कंटेक्स्ट में जारी हुआ है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं। सारे पत्रों में बहुत बड़ा वृहद परिवर्तन नहीं होता। जैसे आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए कि विभाग का नाम आप देख रहे हैं, ये दिनांक ये देखिए लिखी हुई है, क्रमांक ये लिखा हुआ है, किसको एड्रेस किया गया है ये लिखा हुआ है, विषय है, संदर्भ है, और फिर उसके बाद किस विषय पर बात की जा रही है वो लिखा हुआ है। किस विषय पर बात की जा रही है ये मुझे लगता है कि बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि परीक्षा में आपको एक नया विषय ही हर बार मिलता है, ठीक है। उसकी भूमिका सिर्फ इतनी हो सकती है कि कैसे लिखा जाता है ये हम आपको बता दें उस पर, ठीक है। लेकिन परीक्षा में तो आपको हमेशा ऐसे कहा जाएगा। जैसे पिछली बार के जो पत्र हैं उनको आप देखेंगे कि अपने आप उन्होंने कहा कि आप अपने आप को एक वरिष्ठ अधिकारी मानिए विभाग का। मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि आप सचिव हैं, अवर सचिव हैं, उप सचिव हैं, है ना, वट एवर जो भी आप आपको मेंशन कर रहे हैं, वो निदेशक या संचालक हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को खनन विभाग का कोई अधिकारी मान लीजिए, वरिष्ठ अधिकारी। और पूरे मध्य प्रदेश में समस्त पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक ऐसा आदेश जारी करिए जिससे कि रेत के खनन पर, है ना, रेत का जो अवैध उत्खनन है उस पर रोक लगाई जा सके, और पर्यावरण पर जो उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं उसके बारे में बात की जा सके, ठीक है। तो ये एक नया विषय है, आपको हमेशा एक नया विषय ही मिलेगा, है ना। इसी तरीके से उन्होंने पिछली बार एक प्रश्न ये पूछा कि अपने आप को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग जो है वहाँ का प्रमुख मानते हुए प्रदेश के लिए एक ऐसा पत्र जारी करिए जिसमें ये लिखा हो कि पीडीएस जो है ना, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें जो लीकेज है, जिसके लीकेज की वजह से ही जो अंत्योदय परिवार हैं उनको सही तरीके से, समुचित तरीके से अनाज की उपलब्धता नहीं हो पा रही, तो इसको दूर करने का प्रयास, ठीक है। इसको और बेहतर तरीके से कैसे क्रियान्वित किया जाए, इसको और दक्ष कैसे बनाया जाए, इसका और अच्छा सुचारू संचालन कैसे किया जाए, इस विषय पर तो हर बार वो नए विषय आपको प्रदान करेंगे। तो थोड़ा सा अपनी भाषा को आप हैंडल करके रखें। और जब एक वरिष्ठ अधिकारी बात करता है तो वो किसी को पर्टिकुलर नहीं लिखता। आप इन सभी पत्रों को देखेंगे, टेलीग्राम पे हमने शेयर किया है। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को एड्रेस कर रहे हैं। जब उस पर पूरे प्रदेश को जब एड्रेस किया जाता है तो उसकी भाषा थर्ड पर्सन पे, यानी जो है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अन्य पुरुष पर जो वाक्य लिखे जाते हैं कि फला काम किया जाएगा, इस बात के निर्देश दिए जाते हैं कि ये किया जाए, है ना। वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि राम ऐसा करेगा या श्याम ऐसा करेगा। वहाँ पर ये लिखा जाता है कि संबंधितों को निर्देशित है कि उनको ऐसा करना है। इस तरीके के विषय लिखे, इस तरीके की भाषा लिखी जाती है। पढ़िए, उन पत्रों को पढ़ेंगे। इस किताब में हमने बहुत सारे पत्रों का समावेशन किया है। आप इस किताब को, जो लोग भी मेंस दे रहे हैं, जो आगे देने वाले हैं, वो सभी लोग इसको लें। इसमें कम से कम आप मान के चलिए कि हर एक पत्र के लिए हमने 3-3, 4-4, है ना, सरकारी पत्रों का एक हमने संकलन करके उसमें आपको दिखाया है। और उसमें हमने किसी का नाम न डाल करके हमने उसमें क ख ग घ ऐसे करके हमने दिया हुआ है। आपको उसी भाषा में उसको लिखना है। तो टेंशन मत लीजिए, आराम से अपना काम करिए। उसको 3-4 बार पढ़ लेंगे, आपकी भाषा अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो एक पत्र ये भी है। अब कुछ अन्य विषयों पर भी मैं चर्चा करना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले आप लोग से एक, अच्छा 1 मिनट, आप लोग को पहले एक अ, देखिए, मैं एक लेटर ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें एक शासकीय पत्र भी है और एक अर्धशासकीय पत्र भी उसी में लगा हुआ है। उसको अपन देख लेते हैं।
आप लोगों के पास में इतनी जानकारी तो है कम से कम कि अर्थशास्त्री पत्र जो होते हैं वो दो व्यक्तियों के बीच के शासकीय मसलों को लेकर के, सरकारी मामलों को लेकर के दो व्यक्तियों के बीच के निजी जो चर्चाएं होती है, जो निजी विमर्श है, उससे जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। ये एक पत्र है मध्य प्रदेश शासन का वित्त विभाग का, ये सामान्य आदेश जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन के जो विषय देख लीजिए इसका, ये वित्त विभाग के जो संचालक बजट हैं, डायरेक्टर ऑफ बजट मध्य प्रदेश सरकार के, उनके द्वारा जारी किया गया ये वास्तविक पत्र है मध्य प्रदेश शासन का। विषय लिखा हुआ है कि मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव एवं अधोसंरचनात्मक विकास से संबंधित मध्य प्रदेश शासन के विभागों के साथ में बैठक। ठीक है, संदर्भ उसमें दिया गया है कि भारत सरकार के जो संयुक्त सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, उन्होंने कोई पत्र लिखा था मध्य प्रदेश शासन के सीएस को। ठीक है ना, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि मध्य प्रदेश में जो सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं उनको हम मुख्य सचिव कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, और भारत सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं वहाँ पर एक वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी कहलाते हैं। ठीक है ना, संयुक्त सचिव। तो जेएस यानी भारत सरकार के मंत्रालय में बैठे हुए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने मध्य प्रदेश सरकार के सीएस यानी मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है, और ये पत्र अर्धशासकीय पत्र है। उनके पत्र लिखने के बाद फिर मध्य प्रदेश में एक बैठक हुई थी। ये पत्र आर्थिक विषयों को लेकर के था, वित्त विभाग को लेकर के था, बजट को लेकर के था। इसलिए पत्र मैंने आपको दिखा दिए, शासकीय कार्यालय का पत्र है। आप इसको कई बार देख चुके हैं। इस तरीके के पत्र कैसे लिखे जाते हैं इसकी फ्रेमिंग पर हमने चर्चा कर ली है, आपने 2-3 लेटर देख लिए हैं। इस पत्र में जो संदर्भ दिया गया है जिस पत्र का, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हालांकि वो पत्र इंग्लिश में है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पत्र के अंदर जाकर के हम नहीं पढ़ रहे हैं। एक बार देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो तो बोर्ड पर एक लेटर हेड लगा हुआ है जहां पर G20 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये भारत सरकार का जो विभागीय पत्र है ये उस पर लिखा हुआ है। और आप देखेंगे कि जहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है बी पुरुषार्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा संयुक्त सचिव। पहले हिंदी में लिखा है फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, ये अर्थशासकीय पत्र का फ्रेमिंग होती है, यही कॉलम होता है उसका, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं, वो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने ये अर्थशासकीय पत्र मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखा है। ठीक है, और चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव उनसे वरिष्ठ हैं इसलिए उन्होंने उनको एड्रेस किया है रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, अगर हिंदी में होता तो लिखा जाता सम्माननीय या आदरणीय, है ना। अच्छा, मान लीजिए कि एक वरिष्ठ अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी को लिख रहा होता, दिल्ली का एक सीनियर ऑफिसर किसी विभाग के हेड को लिख रहा होता, लेकिन वो मान लीजिए कि सीनियर होता, वो सीनियर बैच का अधिकारी होता, तो वो यहाँ पर लिखता है डियर और फिर उसके बाद में उनका नाम लिख देता। हिंदी में लिखा जाता कि प्रिय और फला फला जो उनका नाम है ना। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अमित, तो यहाँ पर लिखा जाता है हिंदी में प्रिय अमित, है ना। अमित कुमार मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर हैं जिनको दिल्ली से उनके जो सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है, तो वो लिखते प्रिय अमित। ठीक है, अगर अमित सीनियर होते तो लिखा होता वहाँ पर आदरणीय सर, है ना, क्योंकि सीनियर का नाम तो लिया नहीं जाता। फिर इस पर इस तरीके के विषय लिखे गए हैं कि मैं आपको अवगत कराते हुए, मुझे आपको यह अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने इन विषयों पर एक मीटिंग आयोजित की थी। उस मीटिंग में ये निर्णय लिए गए और इस निर्णय से पब्लिक को ये फ़ायदा होगा, विभिन्न विभागों को जो है इस तरीके की उपलब्धियां हासिल होंगी और इससे जो है वो देश का या राष्ट्र का विकास जो है वो सुनिश्चित हो पाएगा। अगर इसको हम और बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर पाएँ तो इसके ये फला फला लाभ होंगे। और मेरा आपसे अनुरोध ये है, इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहा है वहाँ पर कि मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस पत्र को अपनी प्राथमिकता पर लेते हुए इसके सभी विषयों को संज्ञान में लेकर और इसको त्वरित शीघ्र अतिशीघ्र इसको लागू कराने का कष्ट करें। समझ रहे बात। और नीचे फिर धन्यवाद वगैरह लिखा जाता है। अर्थशास्त्र के पत्रों की यही फ्रेमिंग होती है।
है ना, इस बुक में आपको पर्याप्त संख्या में अर्थशास्त्र के पत्र भी मिलेंगे। ठीक है, तो उनको आप एक बार देख लीजिए। ये इसकी फ्रेमिंग है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। देखिए, चूंकि भारत सरकार से पत्र आता है और भारत सरकार का जो पत्राचार है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, लेकिन अभी तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उनके आने से पहले अधिकांश पत्राचार इंग्लिश में ही हुआ करता था। अब भारत सरकार का जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का जो प्रकोष्ठ है, उसके दबाव में या उसके प्राथमिकता में आकर के विभिन्न विभागों को ये कहा गया है कि भाई आप लोग हिंदी में भी पत्राचार करिए। तो अब दिल्ली से भी हिंदी में पत्राचार होता है। देखिए, जो बी पुरुषार्थ साहब थे, आईएएस ऑफिसर, उन्होंने यहाँ लास्ट में लिखा है विथ वार्म रिगार्ड्स, है ना, कि भविष्य के लिए आपको बेहतर शुभकामनाएं और इस तरीके का, और फिर है ना ये सब चीज़ें लगा दी यहाँ पर और वैसे ही चलता रहा। और एड्रेस जिसको किया है, किसको एड्रेस किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्री इकबाल सिंह बैस, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल, है ना। ये अभी हमारे पिछले मुख्य सचिव महोदय थे, ये उनका नाम है, आप सभी इससे अवगत होंगे। ठीक है, तो ये एक अर्थशास्त्री पत्र था। आपको दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था। ये एनेक्सर लगा हुआ है ना। एनेक्सर को ही हम संलग्नक कहते हैं या परिशिष्ट कहते हैं। एक मिनट आपको दिखा दिया जाए। ये देखिए, ये एक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है इनक्लोजर, है ना। इनक्लोजर कहने का मतलब ये है कि इस पत्र के साथ में हमने कुछ कुछ लेटर्स, कुछ कुछ डेटा आपको देखने के लिए भेजा हुआ है, तो उसको भी एक बार आप रेफरेंस पे लीजिए। क्या भेजा हुआ है, ये भेजा हुआ है अनेक्सर। अनेक्सर को हिंदी में कहते हैं परिशिष्ट। ठीक है, परिशिष्ट 1, 2 ऐसे करके, है ना, उसका डिटेल्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें लगी हुई हैं। ठीक है, अब अपन कुछ और पत्रों की बात कर लेते हैं, शासकीय पत्र में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, कुछ कुछ कॉलम के मैं बात कर लेता हूँ, बाकी तो मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ वो शासकीय पत्रों की है। चलिए हम आगे इसको देखते हैं। शासकीय पत्र में जो सबसे पहला वर्जन हम देख रहे हैं उसको हम कह रहे हैं अनुस्मारक, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, हिंदी में भी लिखा हुआ है अनुस्मारक। अगर एक विभाग या एक कार्यालय दूसरे किसी कार्यालय को पत्र लिखता है किसी विषय पर, और मान लीजिए कि वो उनसे कोई जानकारी चाहता है, ठीक है, या किसी चीज़ के लिए आदेशित किया जा रहा है उनको, लेकिन वो कर ही नहीं रहे हैं, तो उसके विषय पर रिमाइंडर जारी होता है। रिमाइंडर का मतलब कि भाई हम आपको पहले भी बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरी बार भी बताते हैं। रिमाइंडर टोटल 3 ही भेजे जाते हैं। ठीक है, अनुस्मारकों की संख्या केवल 3 ही होती है, जो कि निश्चित समय पर आपको भेजी जाएगी। जो पहला रिमाइंडर आप देख रहे हैं वो आपको 30 दिन में भेजना है। आज एक पत्र जारी किया गया, 30 दिन के बाद दोबारा पत्र भेजा जाएगा। और जब कोई पत्र अगर पहली बार भेज दिया गया है, तो जब उसका रिमाइंडर भेजा जाता है, तो उस पत्र में, है ना, ये विभाग का नाम, क्रमांक, दिनांक, है ना, प्रति, विषय, संदर्भ, मुख्य भाग, ये सब तो लिखे ही रहते हैं। यहाँ कहीं पर एक सील लगी होती है, उस सील पर लिखा होता है प्रथम अनुस्मारक। बात समझ पा रहे हैं? जब पहला रिमाइंडर जाता है उसको प्रथम अनुस्मारक, मान लीजिए 30 दिन की सीमा पूरी हो चुकी है, यहाँ लिखा जाएगा द्वितीय अनुस्मारक। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, 15 दिन के बाद आपको तीसरा भेजना है, तो तृतीय अनुस्मारक।
अनुस्मारक 3 ही भेजे जाते हैं। और अगर किसी वरिष्ठ कार्यालय ने इस तरीके की जानकारी मांगी है और उसको 3 रिमाइंडर के बाद भी अगर पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाई, तो वो कार्यवाही करने के लिए, है ना, कार्यवाही तो खैर वो पहले लेवल से भी कर सकता था, लेकिन एक जो शासकीय नियमावली है उसमें 3 रिमाइंडर के बाद में वो एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय अनुस्मारक हैं। बाकी पूरा का पूरा ढांचा वैसा ही है जैसा कि एक शासकीय पत्र का होता है। ठीक है, इसमें कोई तब्दीलियां नहीं हैं, बहुत टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें वही हैं। बुक को रेफर करिए, उसमें हमने 3-4 अनुस्मारक बताए हुए हैं। ठीक है ना। तब भी मैं एक चर्चा में आपको एक प्रारूप बता दूं। मान लीजिए कि एक कोई अधिकारी है जो कहीं पोस्टेड था, उसका ट्रांसफ़र हुआ और वो किसी दूसरे ज़िले में चला गया वहाँ पे। तो जिस जगह पर वो गया, वहाँ का जो उसका वरिष्ठ अधिकारी था, उसने उसके पिछले कार्यालय को वहाँ पर एक पत्र लिखा कि भाई फला फला व्यक्ति जो है वो इस दिनांक को ये शासन के इस आदेश से उसका ट्रांसफ़र हुआ है और वो यहाँ आ गया है, यहाँ पदस्थ है, लेकिन उसकी जो सर्विस बुक है जिसमें उसके बारे में पूरी पूरी सूचना वर्णित होती है, वो अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुई है, इस कार्यालय को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, कृपया करके उसको यहाँ प्रेषित करें। ठीक है, क्योंकि ये भी वरिष्ठ व्यक्ति है और ये उस कार्यालय को एड्रेस कर रहा है, ये कोई व्यक्तिगत संवाद नहीं है, ये एक कार्यालय का दूसरे कार्यालय के साथ में संवाद है कि जो भी संबंधित व्यक्ति इसको जो भी हैंड ओवर करता हो, वो इस सर्विस बुक को, जो सेवा पुस्तिका होती है, उसको भेजिए ताकि इनकी सूचना, इनकी सैलरी वैलरी जो भी कुछ है वो आ जाए। ठीक है, इनके खाते में कितनी छुट्टियां हैं, कितनी छुट्टियां ये ले सकते हैं, कितना बाकी है, जो भी कुछ है वो सारी डिटेल। मान लीजिए भेज दिया गया है लेकिन वो नहीं भेज रहे हैं, दूसरा अनुस्मारक जाएगा, तृतीय अनुस्मारक जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके के पत्राचार होते हैं। ठीक है, तो ये अनुस्मारक का प्रारूप है, इसको ध्यान रखिएगा। परिपत्र हम लोग देख चुके हैं, विज्ञापन देख लेते हैं एक बार। देखिए, विज्ञापन में भी पूरा प्रारूप वही रहेगा, है ना। आप लोग अखबारों में कभी देखते होंगे, हर विभाग जो है अपनी तरफ से कुछ चीज़ों का टेंडर जारी करता है, उसको विज्ञप्ति बोला जाता है ना, विज्ञप्ति क्रमांक। ठीक है, और विज्ञप्ति में जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि फला ऑफिस जो है वहाँ पर हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना। जैसे मान लेते हैं विज्ञापन के ऊपर विभाग का नाम लिखा रहेगा, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, आप ध्यान रखिएगा, शासकीय प्रारूप का ही पत्र का वो चल रहा है पार्ट। ये प्रति में किसी को नहीं लिखा जाता क्योंकि विज्ञापन ओपन होता है पूरे मार्केट में। ठीक है ना, तो ये विज्ञापन यहाँ बीच में लिखा होगा और फिर इसमें पूरी विषय वस्तु लिखी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फर्ज करिए कि एक स्कूल है या एक कॉलेज है और उसको अपने शासन के आदेश से उसको अपने यहाँ कंप्यूटर खरीदने हैं, तो उसने एक विज्ञापन जारी किया कि हमें इस क्षमता के इतने कंप्यूटर इतने दिनांक तक प्राप्त किए जाने हैं, जो भी लोग इसके लिए अपने आप को योग्य समझते हों वो हमें कोटेशन भेज दें अपना, है ना, डिटेल्ड कोटेशन का मतलब ये है कि हर व्यक्ति उस पर ये लिख करके भेजेगा कि हमारे एक कंप्यूटर की कीमत कितनी है। ठीक है, और फिर जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों ने वहाँ पर 10 दुकान के लोगों ने अपना आवेदन वहाँ पर दिया कि साहब हम इतने में सप्लाई कर देंगे, तो वो जो स्कूल है वहाँ की जो समिति होगी, वहाँ के जो हेड होंगे, वो उसकी तुलना कर लेंगे कि एक आदमी जो है वो इतने में दे रहा है, एक आदमी इतने में दे रहा है, जो सबसे कम और अच्छी कीमत में और ठीक ठाक क्वालिटी के साथ में उपलब्ध करा रहा होगा उसको प्रोक्योर कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से एक विज्ञापन निकलता है, विज्ञापन में कोई नई चीज़ अलग से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर विभाग प्रमुख जो हैं, जो भी हेड होगा, उसके साइन से ये जारी हो जाती है। ठीक है ना, विज्ञापन में केवल इतनी सी चीज़ें हैं। और क्या बता दिया जाए, प्रतिवेदन देख लेते हैं, है ना, प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों में पीएससी में जो है रिपोर्ट पूछने का रिवाज ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है ना, तो प्रतिवेदन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेम वही स्थिति है, प्रतिवेदन बीच में लिखा जाएगा, यहाँ दिनांक
क्रमांक, विषय और फिर उसके बाद मुख्य जानकारी। ठीक है, विषय है ना वो लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि आप एक मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि आप महिला बाल विकास विभाग के एक अधिकारी हैं और आप जिला स्तर पर पदस्थ हैं और आपको कलेक्टर के आदेश से या वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से आपको किसी परियोजना क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट एरिया होता है वहाँ पर आपको जांच के लिए भेजा जा रहा है कि वहाँ जाइए और ये देखिए कि क्या आंगनवाड़ी समय से खुलती है। जो आंगनवाड़ी क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं 5 या 6 साल के, क्या उनको सही तरीके से सारी सुविधाएं, खाना, उनके खेलने कूदने की व्यवस्था, उनकी शिक्षा की जो व्यवस्था है, क्या ये सही तरीके से चल रही है। तो मान लीजिए कलेक्टर साहब ने आपको अधिकृत कर दिया है, तो आपको एक आदेश जारी किया उन्होंने कि फला विषय पर आप जो है वो जाकर के इसकी जांच करिए। ठीक है, एक व्यक्ति को भी जांच दी जा सकती है, एक से अधिक व्यक्तियों की एक कमेटी भी बनाई जा सकती है। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया, एक डिप्टी कलेक्टर को अध्यक्ष बना दिया और 2 नायब तहसीलदारों को जो है वो उसकी कमेटी का मेंबर बना दिया गया। डिप्टी कलेक्टर चूंकि वरिष्ठ है तो वो उस कमेटी का अध्यक्ष होगा और जो 2 नायब तहसीलदार आप देख रहे हैं, तहसीलदार जो आप देख रहे हैं, वो उसके सदस्य होंगे। तो मान लीजिए कि 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है और उसको कहा गया है कि आप 1 हफ्ते के अंदर, है ना, 1 हफ्ते की समय सीमा में आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और ये जो टीम है, ये जो दल है, ये जांच के लिए जाता है और जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में वो पहुंचता है या जहां भी उसको जांच दी गई है, वहां के आंगनवाड़ी केंद्र पर मान लीजिए कि जैसे उसका समय है कि वो सुबह 10 बजे आंगनवाड़ी खुलनी चाहिए, ये उसके पहले पहुंचते हैं, ये उसको देखते हैं कि आंगनवाड़ी खुली या नहीं खुली। ठीक है, और फिर जैसी भी रिपोर्ट होगी, खुलती है तो उसमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, नहीं खुलती है तो क्या क्या दिक्कतें हैं वहाँ पर, खुल गई है तो फिर वो जो बच्चे आ रहे हैं उनसे रोज़ उनसे पूछा जाएगा, उनके अभिभावकों से पूछा जाएगा, पड़ोसियों से पूछा जाएगा कि भाई आपके गांव में ये जो शासन के द्वारा जो महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, क्या इसका सही तरीके से संचालन हो रहा है, क्या संबंधित व्यक्ति जिसको इसके लिए अधिकृत किया गया है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। जैसी भी जानकारी होगी उस तरीके का एक रिपोर्ट प्रतिवेदन आपको बनाना है। उसमें आप अपनी प्रामाणिकता के लिए कि आप जब रिपोर्ट बनाएं और आप जब उस पर चीज़ों को लिखें तो आपको वहाँ पर बहुत सारे प्रमाण, तथ्य देने पड़ेंगे। जैसे आपको बताना पड़ेगा कि नहीं साहब, यहाँ पर एक रजिस्टर मेंटेन होता है और उस रजिस्टर में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जिसके लिए जो अधिकृत है उस केंद्र के लिए, वो आकर के हस्ताक्षर करती हैं और वहाँ पे जितने बच्चे आते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उनकी उपस्थिति लगती है जैसे स्कूलों में लगाई जाती है। कितने बच्चों के लिए खाना बनता है तो खाना कहाँ बना, ठीक है ना, खाना बनाने की क्या व्यवस्था है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, ठीक है ना, शौचालय की सुविधा है या नहीं है प्रॉपर तरीके से, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता है या नहीं है, उनके लिए खेलने खिलौने और अन्य जो चीज़ें हैं उनकी उपलब्धता है या नहीं, जो शासन के नियम निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है या नहीं। जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो अच्छा लिखिए, बुरा हो रहा है बुरा लिखिए, अपने उस पर प्रामाणिकता बताइए। ठीक है ना, अब तो चूंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं तो अगर केंद्र बंद है तो आप तो उसकी फ़ोटो खींचेंगे जीपीएस लोकेशन के साथ में, तो वो भी चीज़ें आपको आप प्रमाण में दे सकते हैं। ठीक है, और अगर बच्चे आए हुए हैं तो आप उनके साथ में भी एक फ़ोटो ले सकते हैं कि हाँ इतने बच्चे हम जब गए तो उतने उपस्थित थे, फला फला व्यक्ति से हमने गवाही ली और उतने लोगों ने अपना कथन दिया और उन्होंने ये कहा कि महीने में इतने दिन ठीक ठाक रहती है, इतने दिन नहीं खुल पाती, जो भी आपको लिस्ट में लिखना है अपने रिपोर्ट प्रतिवेदन में सारी बातें बताइए। और अगर मान लीजिए कि आपको जब रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया और उस रिपोर्ट में कोई कमियां हैं, मान लीजिए कि आंगनवाड़ी केंद्र सही तरीके से संचालित नहीं हो रही है, तो एक रिपोर्ट जो प्रतिवेदन आप प्रस्तुत कर रहे हैं, चूंकि आप एक अधिकारी हैं और कलेक्टर ने आपको इस लायक समझा या वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको इस लायक समझा कि आपको वहाँ भेजा जा रहा है, तो निश्चित ही उसमें अपना सुझाव भी दीजिए, है ना, और बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे। आप उसमें केवल समस्या बता करके अपनी बात खत्म मत कर दीजिए। आप तो बताइए कि इसमें ये कमियां पाई गई और आप उस पर ये भी लिखिए कि जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके ऊपर क्या कार्यवाही आपकी तरफ से होनी चाहिए। ठीक है, अगर संबंधित व्यक्ति बहुत लापरवाह है, उसकी वजह से किसी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो कुपोषित हो रहे हैं, मॉल न्यूट्रिशन की समस्या उनके साथ में जा रही है, तो उसके ऊपर कठोरतम कार्यवाही के लिए आप अनुशंसा करिए। आप कलेक्टर महोदय को या जो वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको काम दिया है उनको आप अनुशंसा करिए, लेकिन इसी के साथ साथ आपको सुझाव भी देना चाहिए, है ना।
हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो हम निबंध की क्लास ले रहे थे। आपको हमेशा इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी, अ, भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी की सोच रखते हैं, आप एक सकारात्मक व्यक्ति हैं, आप एक आशावादी व्यक्ति हैं, है ना? और आप एक बेहतर दुनिया बनाने का ख्वाब देखते हैं, ऐसा कुछ, है ना? आपके दिमाग में बातें घूमती रहनी चाहिए। और आप जब प्रतिवेदन दें तो उस पे कुछ अच्छे सुझाव कि साहब ऐसा-ऐसा कर लिया जाए, तो ये जो आंगनवाड़ी है इसका संचालन सही तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए कि उसमें ये कह दिया जाए कि जो सरपंच है, जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं, इसके अतिरिक्त 3 ऐसे लोगों का नाम भी उसमें डाल दीजिए जो कि आम परिवार के व्यक्ति हैं और उनके बच्चे वो गरीब परिवार के लोग हैं जिनके बच्चे उस आंगनवाड़ी केंद्र में आते हों। तो प्रतिदिन इन 5 लोगों की सहमति उस पर होती हो, या हर महीने जब उसकी रिपोर्टिंग की जाए, तो जो विभाग है महिला बाल विकास, वो इन 5 लोगों का पंचनामा लेकर के ही उसको भुगतान करे। अपनी तरफ से आप अच्छा कुछ सजेशन दीजिए। और उसके बाद रिपोर्ट में अगर मान लीजिए कि 3 सदस्यीय है ना? अगर ये कमेटी 3 सदस्यीय है, डिप्टी कलेक्टर साहब जो हैं या साहिबा जो हैं वो अगर उसके अध्यक्ष हैं, तो क के नीचे अध्यक्ष लिखा होगा, ख और ग के नीचे सदस्य लिखा होगा, तीनों के साइन होने चाहिए। ठीक है? प्रतिवेदन महज इतना ही है और इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं। ठीक है? 3 क्षेत्र हैं इसके, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो जिस विषय पर आपको नियुक्त किया गया है कि इस विषय को देखने के लिए इस कमेटी को डिप्लॉय किया गया है, उस विषय पर ठीक तरीके से जांच करिए और जांच करके प्रतिवेदन दीजिए। दूसरा, जो समस्या उसमें है उस पर कार्यवाही के लिए प्रस्ताव दीजिए। प्रस्ताव देना ही है आपको, ठीक है ना? आप बताइए कि फला फला व्यक्ति जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है और उस पर इस तरीके की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। वरिष्ठ अधिकारी या कलेक्टर साहब उस पर कार्यवाही करते हैं नहीं करते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन आपको अनुशंसा करनी ही चाहिए। ठीक है? तीसरा बिंदु जो है वो है समाधान। ठीक है ना? समाधान का मतलब सुझाव। समाधान सोच करके सुझाव बताइए, क्योंकि समस्या को आपने बहुत करीब से देखा है। ठीक है? तो ये प्रतिवेदन है। मेरे हिसाब से इतने ही शासकीय पत्र हैं। पृष्ठांकन पे हमने चर्चा कर ही ली थी कि प्रतिलिपि क्या होती है और कैसे कैसे संबंधित व्यक्तियों को पत्र भेजे जाते हैं। तो ये शासकीय पत्र के प्रारूप हैं। इस बुक को रेफर कर लीजिए। आप में से जो लोग मेंस दे रहे हैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप ये जो शासकीय पत्रों की श्रृंखला हमने इसको शेयर की है, इसको ही केवल फॉलो करिए। आपको अन्य कुछ भी फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। किसी और चीज़ की या ऐसी कोई चीज़ जिसमें कुछ ऐसा लिखा हो कि आप उससे गुमराह हों, उससे बचें। ठीक है? मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑथेंटिसिटी उनकी कंप्रोमाइज़्ड है। बहुत सारे पत्र आपके सामने आते हैं रोज़मर्रा में। शासन से पत्र प्रतिदिन लगभग बहुत सारे पत्र जारी हो रहे हैं, उनको ध्यान में रखिए और उन पर काम करिए। ठीक है? ठीक है संजय, और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर मैं फ़ोन पर उपलब्ध हूँ, आप मुझे कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो आप डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद इसके लिए, और अगर कोई और चीज़ हो तो आप बिल्कुल सूचित करें। ठीक है? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।